हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं एक नया अध्याय, जो कि हमारे आरो भाग 1 का अध्याय नंबर 5 है, गलता लोहा। इससे पहले मैं 4 अध्याय करवा चुकी हूं। जिस किसी बच्चे ने भी नहीं देखे हैं वो एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरो भाग 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और गलता लोहा, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पीजीटी एस्टेट में, कई बार पूछा गया है। जब पाठ को पढ़ते हुए वो लाइन हमारे पास आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो हमारे पाठ का नाम है गलता लोहा और इसके राइटर का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी ने लिखा है और ये कहानी है। विधा की दृष्टि से अगर देखें तो गलता लोहा जो एक कहानी है, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। और शेखर जोशी की ये इसमें समाज में इसने जातिगत विभाजन पर कई दृष्टिकोणों से टिप्पणी करने वाली एक कहानी है ये। और इसमें क्या कहा है उन्होंने कि झूठे जातिगत भेदभाव को त्याग कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना ही कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। मतलब कहानी में लेखक ने जातिगत भेदभाव की प्रथा को गलत एवं सारहीन दर्शाया है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ आपको। जातिगत भेदभाव, ये पिछले वाले पीजीटी एस्टेट में भी पूछा गया था। जातिगत भेदभाव की प्रथा को गलत बताया गया है। इस पाठ का मकसद यही है कि जातिगत जो भेदभाव है बिल्कुल सारहीन है। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि झूठे जातिगत भेदभाव को त्याग कर हमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पिछले पीजीटी एस्टेट में भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो आपको बता देती हूँ मैं इसमें इसके जो एक तो मोहन है, इसमें कहानी का जो पात्र है एक मोहन है जिसका बार बार नाम आएगा। एक धनराम है। धनराम जो लड़का है वो लोहार का बेटा है और धनराम के पिता का नाम जो है वो गंगाराम है। और मोहन के पिता का नाम वंशीधर है। मोहन के पिता का नाम वंशीधर है। मोहन के पिता का नाम वंशीधर है और धनराम के पिता का नाम गंगाधर है। ये बात आपको याद रखनी है, गंगाधर, क्योंकि कई बार पात्र भी पूछ लेते हैं। इस बार एचपीएससी जो ऑब्जेक्टिव पेपर स्क्रीनिंग पेपर था उसमें इसी तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना, मोहन के पिताजी जो वंशीधर हैं ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं और जो धनराम है वो गंगाराम लोहार का बेटा है। ये इनका पैतृक व्यवसाय है जो लोहार का काम है, लोहे से संबंधित। और मोहन एक ब्राह्मण का बेटा है, वंशीधर ब्राह्मण का बेटा है। तो इसमें जातिगत भेदभाव को त्यागने का जो उद्देश्य है ये इस कहानी का है कि हमें जातिगत भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब जो पाठ में इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। और इसका जो लेखक है वो शेखर जोशी है। जो बच्चा इसका जीवन परिचय पढ़ना चाहता है, शेखर जोशी की जो रचनाएं पढ़ना चाहता है, वो हमारा जीवन परिचय प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। 15-20 मिनट में इसको आप पढ़ लेंगे। और अगर जो बच्चा यहाँ भी पढ़ना चाहे साथ साथ, तो मैं यहाँ से एक बार दिखा देती हूँ, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। तो ये था शेखर जोशी के बारे में और आप यहाँ से रोककर इसे पढ़ लेना। मैंने दिखा दी, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि इनकी जो प्रसिद्ध कहानी दाजू है, इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है दाजू पर। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसे देख लेना। और ये जो है ये भी मैंने पैराग्राफ बता दिए आपको। अब मैं चलती हूँ अपने पाठ की तरफ, जो कि एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर में भी आने वाला है। ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एचपीएससी वाले बच्चे भी इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गया। देखो, पढ़ाने को तो मैं पाठ का सार थोड़े से कम शब्दों में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है एचपीएससी के, अगर पेपर को हम देखें ऑब्जेक्टिव पेपर को, तो उसमें क्या हुआ था, सारा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे गए थे। तो पता नहीं इस बार भी आपके सिलेबस में क्या पूछ ले, इसलिए मैं एनसीईआरटी को लाना ही ज़्यादा उचित समझती हूँ। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोला किसको कहा, जहाँ पर लोहार का काम होता था। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था।
मतलब ये आवाज़ सुनता था उनके दुकान की। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। देखो वो जो मोहन है वो क्या लेकर निकला था अपने घर से, वो हसुए को लेकर निकला था झाड़ियों को काटने के लिए। इसके जिस किसी ने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, संपूर्ण आरो भाग 1 के एमसीक्यूज मैंने 2 खंडों में करवा रखे, एक गद्य खंड के नाम से और एक पद्य खंड के नाम से, क्योंकि इनमें 10-10 अध्याय हैं। तो दोनों के एमसीक्यूज मैंने करवा रखे हैं, जो बच्चा देखना चाहे देख सकता है। तो हसुआ लेकर निकला था। इस तरीके के प्रश्न को आपको नोट करते हुए चलना है। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा था। तो वंशीधर किसके पिता का नाम था? मोहन के पिता का नाम था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, मतलब मोहन के पिता जो वंशीधर थे ये पुरोताई का काम करते थे। पुरोताई का मतलब जैसे हवन वगैरह, ये शादी ब्याह के जो काम होते हैं ये करवाते थे। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने निश्वास निश्वास लेकर कहा था। क्या कहा था? मतलब जो यजमान कौन होते हैं, जैसे पंडित लोगों के अपने अपने घर होते हैं, उन्हें यजमान कहते हैं, जहाँ पर अक्सर वो उनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो करते हैं, फिर यजमान उनको बदले में दान दक्षिणा देते हैं, तो वो यजमान कहलाते हैं। ठीक है। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। मतलब ये जो वंशीधर ने कही है ये बातें, वंशीधर ने अपने बेटे मोहन को कही हैं कि मोहन भी धीरे धीरे ये काम सीख ले पुरोहिताई का। कह रहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। कौन सा पाठ करना था? रुद्री पाठ। अब मुश्किल ही लग रहा है, ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। कह रहा है कि वंशीधर मन ही मन में सोच रहा है कि उनके घर जाके मैं रुद्री पाठ करवाऊं या ना करवाऊं, वो मुझसे तो 2 मील की दूरी चढ़ाई चढ़ के मुझसे तो इतनी दूर नहीं जाया जाता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई। हवा में बात करना ये मुहावरा बन जाता है आपका, मतलब अनसुनी बातें या अनसुनी बातें कर देना, कह दी गई, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं ना कि बुट्टी हो गई, जैसे आगे से उसकी धार खत्म हो जाती है तो उसे कुंद कहते हैं। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता तथा दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। मोहन और मतलब क्या था? मोहन और जो धनराम लोहार था ये दोनों सहपाठी थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और जब मोहन अपने हंसुए की धार लगवाने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, धनराम के पास बैठ जाता है, धनराम अपना काम कर रहा होता है, तो उसे मोहन पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, मतलब दोनों बैठकर अपनी पुरानी बातें करने लग जाते हैं। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब वो मैथ के अध्यापक थे, उनसे ये डरते थे। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल के 4 दीवारी में उतरते हैं। मतलब ये पीछे की बात कर रहे हैं कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पीकर
और स्कूल के चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? मतलब ये बता रहा है कि अपने पीछे की बातें कर रहे हैं कि जैसे जैसे मास्टर त्रिलोक सिंह जी स्कूल के चार दीवारी में पैर देते ही जो बच्चे जो काम कर रहे थे वो वहीं की वहीं रुक जा। सांप सूंघना मतलब सुन हो जाना, एकदम चुपचाप हो जाना। ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन नहीं मतलब वो आते ही किसके बारे में पूछता? मोहन के बारे में। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। मतलब मोहन को पढ़ने के साथ साथ उसे गाने में भी उसकी रुचि थी और वह कुशाग्र बुद्धि वाला था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो आपके पेपर में पूछ ले कि ये शब्द कौन बोलता था, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ये प्रार्थना की लाइनें थी जो कि मोहन बोलता था और सारे बच्चे फिर उनके पीछे पीछे बोलते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मतलब मोहन हमेशा बात का सही जवाब देता था और जो बच्चे नहीं कर पाते थे उनका काम चेक करने का काम भी मोहन करता था और उनको दंड भी मोहन ही देता था। फिसड्डी मतलब जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। कौन आदेश देता? ये त्रिलोक सिंह जी। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हम जाले मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या भाई मोहन जब धनराम के कान खींचेगा तो ईर्ष्या तो रहेगी, लेकिन फिर भी उसके मन में जो था, धनराम के मन में मोहन के प्रति स्नेह था और आदर का भाव था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रतिद्वंदी मतलब जो बराबर के लड़ने वाले होते हैं, जिनका आपस में कंपटीशन होता है, नहीं समझा, बल्कि इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह जी को मोहन पर पूरा विश्वास था कि ये लड़का एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सब बातें वो अपने वहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, लेखक बता रहा है ये सारी बातें और लेखक ही है ये। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। देखो, और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के जो बच्चे थे जो कम कक्षा तक स्कूल में पढ़ते थे, उसी प्रकार से धनराम था। तो जो धनराम था वो तीसरे दर्जे तक मतलब तीसरी कक्षा तक स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पाड़ा सुना दो। मतलब मास्टर त्रिलोक जी ने कौन सा पाड़ा सुना धनराम से? 13 का पाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। पहाड़ हो जाना मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाना। ठीक है, तेरे एकदम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 दूनी 24 क्या आना था 26। स्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पाड़ा याद कराता हूँ। ये सारी शब्दावली जो है, सारे जो वाक्य हैं, ये मास्टर त्रिलोक सिंह जी के हैं, जब मास्टर त्रिलोक सिंह जी धनराम से 13 का पाड़ा सुनते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था
सजा सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। मतलब मोटी सी डाली तोड़ के लेकर आते थे पेड़ की डंडा तोड़ने के लिए। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। मतलब 13 दूनी 26, 13 3 39 तक उस वो नहीं बोल पाया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। ये प्रश्न आता है, यहाँ से भी आप ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि उस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो जातिगत भेदभाव को दूर करना। तो ये इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य था। और एक बार पीछे के और पेपर आप उठाओगे तो वहाँ से ये प्रश्न बना था कि जुबान की चाबुक लगा दी, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। तो ये बात किसने कही थी? तो ये मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने कही थी। किसको कही थी? धनराम को कही थी कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। मतलब धनराम को क्या था, दोहरी विद्या सिखाई जा रही थी। इधर तो उसके पिता उसे धोखनी फूकना, सान लगाना, ठीक है, हथौड़ी चलाना ये सिखा रहे थे। और उधर जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी था वो उसे तेरह का पहाड़ा सिखा रहा था। तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। एचपीएससी वाले बच्चे, अगर आपको पूरी समरी स्टोरी आपको ध्यान में है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। फर्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। और पास पड़ोस के लोग वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। आपको याद रखना है, धनराम के पिता का नाम क्या था? गंगाराम। पात्र भी पूछ लेते हैं, गंगाराम। और मोहन के पिता का नाम वंशीधर है। ठीक है। और उसके पिता एक दिन चल बसते हैं। धीरे धीरे धनराम ये काम करने लग जाता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन को छात्र, वो तो देखो धनराम तो तीसरी कक्षा तक स्कूल में गए हैं, और ये मोहन जो है प्राइमरी स्कूल की सीमा यानी कि 5वीं प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर लिया था। मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह जी ये कहते थे कि होनहार बच्चा है, कुछ ना कुछ आगे चलकर बनेगा। तो जब इसने प्राइमरी स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त की तो मास्टर त्रिलोक सिंह की जो भविष्यवाणी थी उसको कुछ उसने सिद्ध कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। मतलब उसके पापा खुश हो गए जब उसने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन मतलब इन पुरोहिताई का काम करते थे मोहन के पिता। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य दारिद्र्य मतलब दरिद्रता होता ना, दरिद्रता, दरिद्रता मतलब गरीबी। तो उसको ये उम्मीद थी मोहन के पिताजी को कि पढ़ लिख कर जो परिवार की दरिद्रता है उसे मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते।
वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। वर्षा के दिनों में क्या कर दिया था, नदी पार करके स्कूल में जाना था, तो उसकी कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने क्या किया, गांव में ही कोई एक यजमान था जहाँ पर स्कूल था, उसी गांव में उसका एक यजमान था उसके पिता का, उसके घर में ही मोहन का डेरा डाल दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, घसियारों मतलब घास लेने वाले, आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभव घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। मतलब वैसे तो इन्होंने नदी पार उधर डेरा डाल दिया था अपने यजमान के घर, लेकिन एक दिन नदी बारिश के कारण नदी का उफान तेज से आ जाता है और ये लोग बच के निकल आते हैं, लेकिन तब से मोहन के पिता वंशीधर डर जाते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रमेश पात्र का नाम आता है। अब उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। रमेश कहाँ रहता था, लखनऊ में रहता था, वो छुट्टियों में गांव में आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उसे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, मैं वहाँ पढ़ा दूंगा। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। इस तरीके का दिलासा किसने दिया, रमेश ने दिया वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मुल्ले की सभी चाची और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। देखो इतना बड़ा कि यहाँ तो मोहन के पिता को ये दिलासा देकर गया था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन वहाँ ले जाकर लखनऊ में ये घर के काम में लगा देता है इसको। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मतलब ये सारे काम उड़ाती थी, उसे कहती थी मोहन जा दही ले आ, मोहन जा कपड़े धोबी को दे आ, मोहन जा 1 किलो आलू ले आ। ये सारे काम वो औरतें करवाने लग गई थी। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब वो उसे घरेलू नौकर की तरह ही अपने घर में रमेश मानने लगा। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाले करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना भी अगले दर्जे उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। मतलब कई बार तो छुट्टियों में उसे गांव ले आते, लेकिन कई बार ये कह देते कि इस बार बच्चा गांव नहीं आएगा क्योंकि वो अगले साल की तैयारी कर रहा है, अगली क्लास की। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। उधर उसके पिता ये सपने देख रहा था कि मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बन के आएगा। ठीक है। और 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया
8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में, मतलब 8वीं तक पढ़ के आए, 3 साल हो गई थी उसे वहाँ गए हुए। मोहन जब गांव आता है तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। देखो, वंशीधर से उधर उसके पिताजी से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने सोपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्हें बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये बताया धनराम को कि वह सेक्रेटरिएट सेक्रेटरी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। ठीक है। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन, अच्छा, धनराम ने ये कहा कि मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो अब ये बात बंशीधर सोच रहा है कि देखो, त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। ठीक है। इन सब पर धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। अब नंबर आ जाइए, आपस में दोनों भाई बैठकर, मतलब धनराम और मोहन बैठकर बातें कर रही हैं और अब नंबर आ जाता है कि चलो तुम्हारे हंसुए की धार लगा देता हूँ। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपने भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में बैठना उठना बैठना नहीं होता था। देखो, सामान्य तौर पर मतलब उस समय समाज में परंपरा थी कि जो शिल्पकार हैं, जैसे दर्जी हो, चाहे कोई ये लोहे का काम करने वाला हो, चाहे बढ़ई हो, उनके साथ ये ब्राह्मण लोग नहीं बैठते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? लोहे की एक मोटी छड़ थी, उसको भट्टी में गर्म करके धनराम क्या करता, उसको गोल गोल बनाना चाह रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगल गोड़ रूप दे डाला। क्या कहा इसने? देखो, जब मोहन कुछ देर तक तो उसे काम करते हुए देखता रहा,
फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर मतलब कि मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, ये लोहार का बेटा है, उस संकोच को उसने त्याग कर और जो लोहे का जो काम, गोलाई का काम धनराम से नहीं हो रहा था, उसे मोहन ने बखूबी कर दिया। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में। देखो, कारीगरी पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मोहन ने ये काम कर दिया, बल्कि उसको आश्चर्य ये हुआ कि ये पुरोहित खानदान का एक युवक है और किस तरीके से मेरे साथ बैठकर इसने काम किया है। उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मतलब उसके बारे में तो उसने कुछ नहीं सोचा। उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को देख रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि हाँ भाई, बता कैसा किया मैंने काम। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी न किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब उसने काम कर दिया लेकिन उसका उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं था। तो ये तो गलता लोहा और शेखर जोशी ने इसे लिखा है। और पाठ का प्रमुख जो उद्देश्य था वो यही था कि जातिगत भेदभाव को त्याग कर हमें आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। और ये था, सब जो पात्र थे ये मैंने आपको सारा बता दिया है। इसमें अगर भाषा के आसपास का कोई प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। ये लोकरम से संबंधित हैं ये सारे, क्या क्या काम आते हैं तो थोड़ा आपको पता ही है। ये कोई प्रश्न में आने लग बातें नहीं है। हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पर, काट छाट कर, जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों, ये काटना और छांटना ये दोनों ही क्रियाएं हैं और इस तरह की क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया शब्दों का संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि काट छाट कर, मार पीट कर, तो ये दोनों ही क्या होती हैं, ये सारी संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और आगे प्रश्न है, ये एक सेंटेंस और दे रखा है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ। ये जो 3 वाक्य हैं आपके पास, ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए, इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें दोबारा लिखिए। मतलब क्या है, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, या मोहन 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 3 बार आया हुआ है तो मोहन क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो मोहन की जगह हम क्या लिख सकते थे, आप भी लिख सकते हैं, जो कि आप एक सरनाम है। और यही प्रश्न थे। हसुआ जो होता है घास काटने का औजार यानी कि दराती। ठीक है, ये हमारा आज का पाठ था। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने पीजीटी और टीजीटी एस्टेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर अपनी तैयारी करते रहें। लगभग सिलेबस जो है संपूर्ण होने वाला है। हिंदी व्याकरण नहीं हुआ है, लगभग तो नहीं कह सकती, बहुत कुछ रह रहा है, क्योंकि हमने अपने चैनल पर 1 महीने से ही अभी पढ़ाना कंटिन्यू वीडियोस डालनी शुरू की हैं और आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत मनोबल बढ़ रहा है आगे की वीडियो बनाने के लिए। अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव सारे कमेंट्स हैं, तो दिल खुश हो जाता है। तो सभी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत आपका आभार सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बने रहे हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, ताकि बच्चे हमारे कंटेंट को पढ़ें, हमारे चैनल से जुड़े। बस यही चाहते हैं आप लोगों से।